हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबिजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं बीपीएससी परीक्षा के लिए जो इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। इस टाइप के पूरे प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और बीपीएससी से संबंधित और भी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों के विषय में। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता था? तो क्या ऑप्शन फर्स्ट है पाषाण युग में यानी कि स्टोन एज में, या फिर ताम्र पाषाण युग में, या फिर कांस्य युग में, या फिर लौह युग में। तो इसके 4 ऑप्शन है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही जवाब होगा इसका पाषाण युग यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव पाषाण के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव विकास के जो मानव सभ्यता के विकास हुआ था उसकी प्रथम अवस्था क्या थी? क्या शिकार और संग्रहण किया था, या फिर कृषि की थी, या फिर पशुपालन किया था, फिर औद्योगिकरण किया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। विकास की जो प्रथम अवस्था थी वो थी शिकार करना और संग्रहण करना। सबसे पहले शिकार किया था, बाद में संग्रहण किया था। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या नगर नियोजन थी, लिपि थी, व्यापार था, या फिर कला और शिल्प था? तो सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 4 ऑप्शन आपके सामने। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नियोजन। नियोजन यानी कि अर्बन प्लानिंग। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही थी। अगला प्रश्न है मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, या फिर समुद्रगुप्त? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो क्या स्वर्ण युग के काल के रूप में, या फिर रजत युग, या फिर कांस्य युग, या फिर लौह युग? तो जो गुप्त साम्राज्य था उसको जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? तो क्या महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत का संविधान दोस्तों किस वर्ष लागू हुआ था? क्या आपका 1947, 1950, 1960, या फिर 1970? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1950। अगला प्रश्न है भारत का जो है पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर मौलाना आज़ाद थे? तो काफ़ी आसान सवाल है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्या मोर है, बाज है, कबूतर है, फिर तोता है? तो आसान सवाल है, मोर है यानी पीकॉक। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या फिर कबड्डी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? क्रिकेट, सॉरी हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था क्या है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसने बनाए थे? क्या लकड़ी के बने हुए थे? मतलब ये पूछा है प्रागैतिहासिक काल के जो हथियार थे ये हथियार किसके बने हुए थे, ये किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो लकड़ी के, हड्डी के, पत्थर के, या फिर उपरोक्त सभी के? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी के। लकड़ी के, पत्थर के, हड्डी के, हर चीज़ के जो है हथियार बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो क्या पूरा पाषाण युग में किया था, मध्य पाषाण युग में किया था, नव पाषाण युग में किया था, फिर ताम्र पाषाण युग में किया था? तो मानव ने आग का प्रयोग जो है पूरा पाषाण युग में ही कर लिया था। अगला प्रश्न है मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया था? तो मानव ने जो कृषि कार्य था उसको कब आरंभ किया था ये पूछा गया है। क्या पूरा पाषाण काल में, या फिर मध्य पाषाण काल में, या फिर नव पाषाण काल में, या फिर ताम्र पाषाण काल में? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मानव कृषि की खेती जो है नव पाषाण काल में या नव पाषाण युग में शुरू किया था। अगला प्रश्न है कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो क्या कॉपर का, यानी कि तांबा, या फिर ऑप्शन बी लोहा, या फिर ऑप्शन सी सोना, या फिर ऑप्शन डी चांदी? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का? तो कॉपर यानी तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है
मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था, यानी किस फसल को मानव ने सर्वप्रथम बोया था खेत में? तो गेहूँ, चावल, जौ या फिर धान। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जौ। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण युग में जो चावल की खेती कहाँ से? मेहरगढ़, बेलन या फिर मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बेलन में। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो क्या मेहरगढ़, बेलन, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मेहरगढ़ से मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो क्या प्रापाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, नवपाषाण काल की या फिर ताम्रपाषाण काल की? जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये किस काल की थी? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ताम्रपाषाण काल। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, यानी कि कब हुई थी? क्या 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1923 ईस्वी या फिर 1924 ईस्वी में? तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो हुई थी ये हुई थी 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? क्या मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, चंदोदड़ो को या फिर उज्जैन को? तो मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो क्या राखलदास बनर्जी को, दयाराम साहनी को, जॉन मार्शल को या फिर MS वत्स को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये इसका जवाब आता है राखलदास बनर्जी को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चंदोदड़ो से या फिर लोथल से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित का मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्या नगर और नदी है या फिर सिंध और पंजाब है या फिर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या फिर कपास या और ऊन है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सिंध और पंजाब। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो माँ देवी का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से? क्या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोदड़ो या फिर लोथल? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से माँ देवी का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे? क्या तांबे का प्रयोग नहीं करते थे, कांस्य का यानी ब्रजोन का या फिर सोना का या फिर गोल्ड का, लोहे का? तो किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे ये पूछा गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल या हड़प्पा सभ्यता में काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पा सभ्यता के स्थल से? जगह पूछी है तो क्या मोहनजोदड़ो से मिली थी काशी या नर्तकी की मूर्ति, या फिर हड़प्पा से, या फिर चंदोदड़ो या फिर लोथल से? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि आर्य भारत कहाँ से आए थे? तो क्या सिंधु से आए थे, पंजाब से? सबसे पहले कहाँ बसे थे ये पूछा था, अभी आगे पूछेगा कहाँ से आए थे। तो यहाँ पर पूछा है कहाँ से सबसे पहले भारत में कहाँ पर बसे थे? क्या पंजाब में, सिंधु में, पंजाब में, मैदानी क्षेत्र में या फिर दक्षिण भारत में? तो जो आर्य आए थे भारत में वो सर्वप्रथम सिंधु प्रदेश में बसे थे। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा था? तो क्या इंद्र था, वरुण था, अग्नि था या फिर सूर्य था? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका इंद्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में जो है उल्लेखित नदियों का सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में जो उल्लेखित नदी हैं उनमें से सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? क्या सिंधु को, गंगा को, यमुना को या फिर सरस्वती को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? क्या प्राकृतिक शक्तियों का, पशुओं का, पूर्वजों के या फिर उपरोक्त में से सभी? तो वैदिक जो आर्य थे वो किसकी पूजा करते थे? ये करते थे सभी की। प्राकृतिक जो है प्राकृतिक शक्तियों की भी पूजा करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे, पूर्वजों की, तीनों की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है देवता, ऋषि, यज्ञ और शूद्र, तो किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये शूद्र का। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो क्या ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका?
ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। जो वैदिक आर्य थे इनकी भाषा क्या थी। क्या संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी या फिर अपभ्रंश थी। तो इनकी सही जो भाषा थी वो संस्कृत थी। वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो आसान सा सवाल है। क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीनतम वेद माना गया वो ऋग्वेद को माना गया है और सबसे नया किसे माना गया है, सामवेद को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है। तो किसकी रचना हुई है गद्य और पद्य दोनों में। क्या ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें यजुर्वेद को। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद काल के विनिमायक के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, एक मिनट रुकिएगा जरा। क्या घोड़े का, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन ए गाय है, ऑप्शन सी बैल है, ऑप्शन डी ऊँट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गाय का। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न कहता है वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीति संस्था कौन सी थी। क्या सभा थी, समिति थी, विदत थी या फिर गण थी। तो इसकी जो वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था रही है वो रही आपकी विदत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, क्या जो है ऋग्वेद देवता या फिर यजुर्वेद यज्ञ या फिर सामवेद संगीत या फिर अर्थवेद आयुर्वेद। तो इसमें पूछा है कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद जो है आयुर्वेद से, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु की खोज की थी। तो किस धातु की खोज की थी, क्या कॉपर की या फिर ब्रोंज की या फिर गोल्ड की या फिर आयरन की। तो जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे इसने खोज की थी आयरन की। अगला प्रश्न है भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया, क्या ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। क्या महावीर को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को या फिर वर्धमान को। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए महावीर को। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे। तो क्या आपके महावीर थे, ऋषभदेव थे या फिर पार्श्वनाथ थे, फिर वर्धमान थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, ये भी महावीर ही हैं। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ द्वारा जो है प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है। तो क्या अहिंसा जोड़ा था या फिर जो है सत्य जोड़ा था, फिर अस्तेय जोड़ा था या फिर ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य जोड़ा था। अगला प्रश्न है जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है। क्या 24 है, 25 है, 26 है या फिर 27 है। तो जैन धर्म में जो तीर्थंकरों की संख्या थी वो थी 24 टोटल। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ, क्या कुंडलग्राम वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ, राजगीर में या फिर पावापुरी में। तो महावीर का जन्म दोस्तों हुआ था आपका, यह हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है शायद विवाद किस धर्म से के दर्शन द्वारा मूल आधार है। तो क्या बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर सिख धर्म से। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी। क्या पाटलिपुत्र, राजगीर, कुंडलग्राम या फिर वैशाली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। क्या संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में, फिर मगधी में। सही जवाब क्या है आपका, प्राकृत में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, क्या कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, बोधगया में या फिर कुशीनगर में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है।
तो महात्मा बुद्ध को गृह त्याग करने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या कहा गया, क्या महाविनिक्रमण कहा गया है, अभिनिष्क्रमण कहा गया है, या फिर निर्माण कहा गया, फिर बोधि कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो महात्मा बुद्ध ने गृह त्यागा था उसको क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष में हुई थी, क्या जो है 528 ईसा पूर्व में हो गई थी ज्ञान की प्राप्ति, या फिर 529 ईसा पूर्व, या फिर 530, या फिर 531 ईसा पूर्व। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 528 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, कहाँ पर हुई थी, क्या बोध गया, राजगीर, या फिर कुशीग्राम। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बोध गया। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, बोध गया, फिर राजगीर, या फिर कुशीनगर। सही जवाब क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था ये दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। गौतम बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध कह लीजिए, इनके धर्म के त्रिरत्न कौन थे, क्या बुद्ध धर्म और संघ थे, या फिर बुद्ध धम्म और संघ थे, या फिर बुद्ध धर्म और विनय थे, या फिर बुद्ध धम्म और विनय थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह है बुद्ध धर्म और संघ, ये त्रिरत्न थे, त्रिपिटक थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, क्या संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, या फिर मगधी में। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न है, महाजनों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए है अगुंतर निकाय, ऑप्शन बी है विनय पिटक, ऑप्शन सी है सुत्त पिटक, या फिर ऑप्शन डी है अभिधम्म पिटक। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, अगुंतर निकाय में। अगला प्रश्न है, 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है। 6 शत्रुओं का नाशक किस शासक को कहा जाता है, क्या बिंबिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को, या फिर अनिरुद्ध को। सही जवाब हो जाएगा आपका अजातशत्रु को 6 शत्रुओं का नाशक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, क्या बिंबिसार था, अजातशत्रु था, घनानंद था, फिर अनिरुद्ध था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर जिस टाइम आक्रमण किया था उस टाइम मगध का शासक जो है घनानंद था। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था। तो क्या मगध का था, या फिर मैसेडोनिया का था, या फिर पाटलिपुत्र का, या फिर कौशाम्बी का था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, मैसेडोनिया का शासक था। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसे अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, हाइपरडेपस का युद्ध, या फिर झेलम का युद्ध, या फिर गैग्रिक का युद्ध, या फिर इम्फसस का युद्ध। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा झेलम का युद्ध। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को सेकेंड्रोकोटस के रूप में पहचाना गया था। तो किसने पहचाना था, क्या प्लूटार्क ने पहचाना था, या फिर एपियन ने पहचाना, फिर जस्टिन ने, या फिर उपरोक्त में से सभी ने पहचाना। सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी ने पहचाना था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था, राक्षस था, या फिर कैटिल था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चाणक्य। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी, क्या बिंबिसार की, अजातशत्रु की, उदयन की, या फिर घनानंद की। सही जवाब क्या हो जाएगा, घनानंद की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैक्सिनीज किसके दरबार में रहता था। मैक्सिनीज जो था प्रसिद्ध यूनानी था, ये किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर घनानंद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, यह है चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है, क्या अर्थशास्त्र है, इंडिका है, या फिर ये कि दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों, अर्थशास्त्र है इसकी रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन जो है सत्य है। पहला ऑप्शन है इसका दोस्तों, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी कहता है अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था। ऑप्शन सी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उपरोक्त कहता है उपरोक्त में से सभी, डी ऑप्शन है। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों ने किसे अमित रोट स्टेट कहा। अमित रोट
यूनानियों ने किसको कहा था? क्या बिंबिसार को कहा था, अजातशत्रु को, चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर घनानंद को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो क्या 250 ईसा पूर्व किया था, 260 ईसा पूर्व किया था, या 270 या फिर 280 ईसा पूर्व? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी 260 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो अशोक के शिलालेख थे उसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? क्या जेम्स प्रिंसिपल ने, विलियम जोन्स ने, या फिर कनिष्क या फिर हर्षवर्धन? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? जेम्स प्रिंसिपल ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में उनकी कलिंग विजय का वर्णन है, तो है या नहीं है? अशोक के शिलालेखों में उनके कलिंग विजय का वर्णन किया गया है या नहीं किया गया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लघु शिलालेख के अशोक बौद्ध एवं अशोक के नाम से जाना जाता है? तो क्या रुक्मिणी को या फिर सारनाथ को या फिर लौह स्तंभ को या फिर इनमें से उपरोक्त सभी? सही जवाब क्या हो जाएगा? रुक्मिणी को। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में ग्रीक और अमेरक में प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शिलालेख है? क्या शिलालेख, स्तंभलेख या गुहालेख या फिर उपरोक्त में से सभी? पूछा है अशोक का कौन सा अभिलेख जो है वो दो भाषाओं में, तो क्या शिलालेख है, स्तंभलेख है, गुहालेख है, या फिर उपरोक्त में से सभी जो है दोनों भाषाओं में है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब हो जाएगा शिलालेख। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया था? क्या अशोक ने कराया, बिंबिसार ने, या अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का जो वर्गीकरण कितने भागों में किया है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का जो वर्गीकरण किया था कितने भागों में? 7, 6, 5 या 4? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए 7 भागों में वर्णन किया है, वर्गीकृत। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया है? क्या बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? सही जवाब क्या हो जाएगा? किस मौर्य शासक ने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, और इनमें अशोक ने अहिंसा का प्रचार किया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करवाया था। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, यहाँ पर कोई नहीं से हो जाएगा, होना चाहिए था सही, सभी जो है सभी होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण भी किया था। अशोक एक ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने पहले जो है जैन धर्म अपनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था, और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने अहिंसा का भी प्रचार भी किया था। तो हमारे हिसाब से इसमें सभी होना चाहिए था। आप अपनी राय नीचे हमें लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में विशेष किसे कहा गया है? मौर्यकाल में जो विशेष है किसे कहा गया? क्या राजा को कहा गया, मंत्री को, सेनापति को, या फिर सभी को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन रहे? तो क्या बिंबिसार के, अजातशत्रु के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर पुष्यमित्र शुंग के? तो जो पतंजलि रहे हैं किसके समकालीन रहे? तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन रहे हैं। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का जो संस्थापक था कौन था? क्या पुष्यमित्र शुंग था, अग्निमित्र शुंग था, वैश्वामित्र शुंग था, या फिर पुलिंद सेन शुंग था? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश को मिलता है? जो भूमि वंश का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख है वो किस राजवंश से मिलता है? क्या मौर्य वंश से, शुंग से, सातवाहक से, या फिर गुप्त से? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सातवाहक समाज से। नेक्स्ट है, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलाए? क्या मौर्य ने, शुंग ने, सातवाहक ने, या फिर गुप्त में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सातवाहक ने चलाए थे शीशे के सिक्के। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? क्या मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, सातवाहक ने, या फिर कुषाणों ने? तो जो सोने के सिक्के चले थे भारत में सर्वप्रथम चलाए थे दोस्तों कुषाण वंश के शासक ने। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है भारत आया था? जो सेंट थॉमस था ये भारत
किस राजा के शासनकाल में आए थे? क्या अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, गौतमी पुत्र सातकर्णी के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के? तो जो ईसाई धर्म का शासक था, ईसाई धर्म का प्रचारक जो था सेंट थॉमस, ये आया था गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश जो है उसका संस्थापक कौन रहा है? क्या श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। प्रश्न कहता है अगला, कह रहा गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो क्या श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, या फिर कुमारगुप्त प्रथम को? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? फिर से रिपीट हो गया है, ये समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो किस राजा से मांगी थी? श्रीलंका के जो राजा थे मेघवर्मन, क्या श्रीगुप्त से मांगे थे, चंद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से, या फिर कुमारगुप्त प्रथम से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? समुद्रगुप्त से इन्होंने आज्ञा मांगी थी, अनुमति मांगी थी बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्या श्रीगुप्त के, चंद्रगुप्त के, समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त के? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शासकों को पराजित करके, या फिर होड़ों को पराजित करके, या फिर गुप्त साम्राज्य का विस्तार करके, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न कहता है, गुप्तकालीन नवरत्न शासक किसके दरबार में थे? तो क्या श्रीगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, या गुप्त द्वितीय के? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? क्या गुप्त काल भारत का स्वर्णयुग कहलाता है, या फिर गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, या फिर गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। गुप्त काल, जो गुप्ता काल था, गुप्त काल, इसको भारत का स्वर्णयुग भी कहा जाता है, और इस काल में ही कला और साहित्य का विकास भी हुआ, और इस काल में ही वैज्ञानिकों की प्रगति भी हुई। तो इसलिए चारों ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? क्या दिनार, दुम्द, रुपया, या फिर कसारपण? तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता था दिनार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो मंदिर जो निर्माण है वो कहाँ से बनना स्टार्ट हुए? क्या मौर्य काल से बनना स्टार्ट हुए, या शुंग काल से, या सातवाहन काल से, या फिर गुप्त काल से? तो मंदिर की शुरुआत होती है सातवाहन काल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त स्थापित कला का जो सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा था? तो क्या देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, या फिर खजुराहो का मंदिर था, या फिर अजंता की गुफाएं थी, या फिर एलोरा की गुफाएं थी? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो क्या मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, या फिर सातवाहन के काल में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा गुप्त काल में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन ने राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को, प्रयाग को, कश्मीर को, या फिर गांधार को? सही जवाब हो जाएगा आपका कन्नौज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसियांग किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, या फिर समुद्रगुप्त के? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? हर्षवर्धन ने किया है, बाणभट्ट ने किया, कल्याण ने किया, फिर जयदेव ने किया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? कल्याण ने की है। अगला प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को जो नर्मदा नदी थी इसके तट पर किसने हराया था? क्या पुलिकेशन द्वितीय ने, चालुक्य ने, गुप्त ने, या फिर मौर्यों ने? तो किस राजा ने हराया था? तो ये हराया था दोस्तों आपके पुलिकेशन द्वितीय। अगला प्रश्न है, 110 क्वेश्चन है टोटल। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर किसने निर्माण कराया? क्या कृष्ण प्रथम ने,
पुलिकेशन द्वितीय ने, हर्षवर्धन ने, फिर यशोवर्मन ने। तो जो एलोरा का कैलाश मंदिर है इसको कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा स्थानीय जो प्रशासन है किसकी प्रशासन की विशेषता है? क्या मौर्य काल की विशेषता है, गुप्त काल की विशेषता है, हर्षवर्धन की, या फिर सभी की? तो स्थायी स्वशासन किसकी विशेषता है प्रशासन की? तो सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 712 ईस्वी में भारत का पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? क्या मोहम्मद बिन कासिम, या फिर मोहम्मद गजनबी, या फिर महमूद गजनबी, या फिर इब्राहिम लोदी? सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो क्या 17, 18, 19, 20? काफ़ी आसान सवाल है। कुल 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पर। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी के आक्रमण से महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? जितने भी आक्रमण किया था सबसे महत्वपूर्ण इसका आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ का आक्रमण, लाहौर का आक्रमण, कन्नौज का आक्रमण, या फिर ग्वालियर का आक्रमण? सही जवाब है ऑप्शन ए सोमनाथ के मंदिर पर। इसने काफ़ी लूटपाट जो मंदिर में किया था, सोमनाथ के मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत का जो है विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ में इसकी रचना की है? जो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें जो है विद्वान अलबरूनी ने किस में इसकी रचना की है? किताब उल हिंद में, तारीख़ हिंदुस्तान, राजतंगरणी, या फिर आईन अकबरी? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? किताब उल हिंद में। अगला प्रश्न है भारत का वह शासक कौन सा था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, गोविंद चंद्र, या फिर कुमारपाल? तो इसने पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। अगला प्रश्न है शाहनामा के रचयिता कौन है? क्या फिरदौसी हैं, अमीर खुसरो हैं, हसन जिनामी हैं, या फिर मिनहाज उस सिराज हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? फिरदौसी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी? दिल्ली का कौन सा सल्तनत था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त हुई थी? क्या इल्तुतमिश की हुई थी, बख्श बलबन की हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी, या फिर जलालुद्दीन खिलजी की हुई थी? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, फिर झांसी की रानी, या फिर बेगम हजरत महल? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रजिया सुल्तान। तो दोस्तों ये थे इतिहास के 110 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।